दोस्तों, आज हम जिस कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं वो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक और खौफनाक सच है जिसने पूरे देश की रूह कपा कर रख दी थी। राख वेब सीरीज की यह कहानी 1978 के उस चर्चित रंगा बिल्ला केस से प्रेरित मानी जाती है, जिसने भारत के हर माता पिता के दिल में एक अनजाना सा खौफ भर दिया था। उस वक्त दिल्ली के दो मासूम भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा का अपहरण कर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि सीरीज में मेकर्स ने नाम, कुछ किरदार और घटनाएं बदली हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे का दर्द और दरिंदगी बिल्कुल उसी खौफनाक सच की याद दिलाती है। चलिए सफर करते हैं साल 1978 की दिल्ली में। उस वक्त की दिल्ली आज जैसी भागदौड़ भरी नहीं थी। सड़कों पर ट्रैफिक कम था और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए भरोसा ज्यादा था। इसी शांत और सुकून भरे माहौल में एक बेहद सम्मानित अरोड़ा परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। परिवार के मुखिया अशोक अरोड़ा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे। वो एक ऐसे अनुशासन वाले और बहादुर फौजी थे जिन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में अपनी बहादुरी का परचम लहराया था। उनकी पत्नी मोना एक स्कूल टीचर थी जो अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। उनके घर की रौनक उनके दो बच्चे थे, 16 साल की सुमन और 14 साल का साहिल। आज अरोड़ा परिवार के घर में एक अलग ही लेवल का उत्साह था। आज कोई आम दिन नहीं था। आज सुमन का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के एक स्पेशल कार्यक्रम में अपनी आवाज का जादू बिखेरने का मौका मिला था। शाम का वक्त था। माँ मोना अपनी बेटी सुमन को रेडियो स्टेशन जाने के लिए खुद अपने हाथों से तैयार कर रही थी। एक माँ के लिए यह पल कितना गर्व का होता है, यह मोना की आंखों में साफ झलक रहा था। शगुन के तौर पर मोना ने अपने कानों से सोने के झुमके उतारे और सुमन को पहना दिए। साहिल, जो हमेशा अपनी बड़ी बहन से नोकझोंक करता रहता था, आज पूरी तरह से तैयार खड़ा था ताकि वो अपनी बहन को सुरक्षित रेडियो स्टेशन तक ले जा सके। घर का माहौल खुशियों और उम्मीदों से भरा था। दोनों भाई बहन हंसते मुस्कुराते हुए अपने माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं, बिना यह जाने कि उनकी यह छोटी सी यात्रा आगे चलकर इस देश की सबसे खौफनाक और मनहूस कहानी बनने वाली है। सुमन और साहिल जैसे ही घर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मौसम अचानक करवट लेता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और जोरदार मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाती है। तब ये दोनों बारिश से बचते हुए किसी तरह एक सरदार जी से उनके स्कूटर पर लिफ्ट मांगते हैं और बस स्टॉप तक पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बस स्टॉप से कोई न कोई सवारी या बस मिल ही जाएगी, लेकिन बारिश इतनी तेज और भयानक थी कि सड़क पर एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। बस स्टॉप पूरी तरह सुनसान पड़ा था। समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। सुमन के चेहरे पर रेडियो स्टेशन पहुंचने की टेंशन साफ देखी जा सकती थी। तभी साहिल अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहता है, दीदी, अगर हम दौड़कर जाएं तो शायद समय पर पहुंच सकते हैं। स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सुमन अपने भाई की बात से इनकार कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि जिंदगी के इतने बड़े दिन, अपनी पहली परफॉर्मेंस से पहले वो पूरी तरह कीचड़ और बारिश में भीग जाए। तभी बारिश के धुंधलेपन के बीच उनकी नजर सड़क से गुजरती एक कार पर पड़ती है। यह एक विंटेज स्टाइल की हल्के हरे रंग की फिएट कार थी। दोनों भाई बहन तुरंत उस कार को रुकने का इशारा करते हैं। कार बिना रुके उनके सामने से तेजी से आगे निकल जाती है। एक पल के लिए सुमन की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, लेकिन तभी कुछ सेकंड बाद वो कार धीरे धीरे रिवर्स होकर वापस उनके पास आकर रुकती है। कार के अंदर दो अजनबी लोग बैठे थे। वो शीशा नीचे करके सुमन और साहिल से पूछते हैं कि उन्हें इतनी बारिश में कहाँ जाना है। जब सुमन बताती है कि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पहुंचना है और उन्हें बहुत देर हो रही है, तो कार में बैठे वो अजनबी मुस्कुराकर उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें रास्ते में छोड़ देंगे। रेडियो स्टेशन पहुंचने की हड़बड़ी और बारिश से बचने की मजबूरी में सुमन और साहिल ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना उस कार का दरवाजा खोलते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। उस वक्त उन मासूमों को लगा था कि आखिरकार उनकी समस्या का हल मिल गया है, लेकिन असल में उन्होंने अपनी मौत की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। इधर घर पर अशोक और मोना बड़ी बेसब्री से रेडियो के सामने बैठे थे। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को पहले ही फोन कर दिया था कि आज उनकी बेटी सुमन रेडियो पर गाने वाली है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर एक पिता का दिल गर्व से फूल रहा था। रेडियो पर कार्यक्रम शुरू होता है। एक के बाद एक कई कलाकारों के गाने बजते हैं। अशोक और मोना हर गाने के बाद उम्मीद करते कि अब अनाउंसर सुमन का नाम लेगा, लेकिन समय बीतता जा रहा था और सुमन का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा था। शुरुआत में दोनों को लगा कि शायद मौसम खराब होने की वजह से रेडियो स्टेशन वालों ने शेड्यूल बदल दिया होगा या सुमन का नंबर सबसे आखिर में होगा। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, अशोक के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। तभी मोना घबराते हुए अशोक से कहती है, स्टेशन वालों ने कहा था कि अगर सुमन समय पर नहीं पहुंची तो उसकी जगह दीपा नाम की किसी और लड़की को मौका दे दिया जाएगा। और तभी रेडियो पर अनाउंसर ऐलान करता है, और अब आज शाम की हमारी आखिरी प्रस्तुति देने आ रही है दीपा।
दीपा का नाम सुनते ही अशोक और मोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही दीपा का गाना शुरू होता है, घर में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। उन्हें समझ आ गया था कि सुमन और साहिल अभी तक रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं हैं। कार्यक्रम खत्म हो जाता है, लेकिन सुमन की मीठी आवाज उस रेडियो से कभी सुनाई नहीं देती। अशोक, जो एक फौजी थे और जिन्होंने युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं मानी थी, आज एक पिता के रूप में अंदर से कांप रहे थे। वो बिना एक सेकंड गंवाए उस तेज मूसलाधार बारिश में अपना स्कूटर उठाते हैं और पागलों की तरह रेडियो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर उनकी मुलाकात दीपा से होती है, जो उन्हें बताती है कि सुमन और साहिल आज स्टेशन आए ही नहीं थे। तब तक रेडियो स्टेशन भी लगभग बंद हो चुका था। यह सुनकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानते। वह आसपास की सड़कों, बस स्टॉप और रास्तों पर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। इसी दौरान वह मोना को फोन करके कहते हैं कि वह बच्चों के दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से संपर्क करे। लेकिन घंटों कोशिश करने के बाद भी सुमन और साहिल का कोई पता नहीं चलता। हर बीतते मिनट के साथ चिंता और डर बढ़ता जाता है। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचता तो मामला पुलिस तक पहुंचता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश की, जिसे ज्यादातर लोग जेपी के नाम से जानते हैं। जेपी उन फिल्मी पुलिस वालों जैसा नहीं है जो हर समस्या का हल ताकत से निकालता है। वह शांत दिमाग से काम करने वाला, बेहद समझदार और जमीनी अधिकारी है। जयप्रकाश अपने पिता के हाथों का लाया खाना खा ही रहा था कि तभी उसके सीनियर एसपी का फोन बजता है। एसपी उसे बताता है कि शहर के एक बहुत ही सम्मानित और हाई प्रोफाइल आर्मी ऑफिसर के 2 बच्चे गायब हो गए हैं। मामले की गंभीरता और ऊपर के दबाव को समझते हुए जेपी अपना खाना बीच में ही छोड़ता है और अपनी टीम के साथ तुरंत अरोड़ा परिवार के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही जेपी की पारखी नजरें पूरे मामले को स्कैन करने लगती हैं। वो इसे कोई आम गुमशुदगी का मामला मानने को तैयार नहीं था। वो अशोक और मोना से बच्चों की तस्वीरें लेता है और उनसे एक एक डिटेल गहराई से पूछने लगता है। बच्चों ने क्या कपड़े पहने थे, उनका व्यवहार कैसा था, आखिरी बार किसने देखा था। सारी बातें सुनने के बाद जेपी को एक ही शक होता है, अपहरण। उसका लॉजिक साफ था कि अगर किसी ने एक आर्मी ऑफिसर के बच्चों को उठाया है तो वो जरूर फिरौती के लिए फोन करेगा। यही सोचकर जेपी घर के टेलीफोन पर अपनी निगरानी लगवा देता है और जब वह वहाँ से जाने लगता है तो फोन की घंटी बजने लगती है। सब सन्न रह जाते हैं। अशोक कांपते हाथों से फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई अपहरण करता नहीं था। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि शहर के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में 2 अज्ञात बच्चों की लाशें लाई गई हैं और पहचान के लिए किसी को आना होगा। ये खबर सुनते ही घर में जैसे मातम पसर जाता है। अशोक का चेहरा पीला पड़ जाता है। जेपी तुरंत अशोक को अपनी जीप में बिठाता है और अस्पताल के लिए रवाना हो जाता है। अस्पताल के उस ठंडे और डरावने मुर्दा घर के बाहर जेपी इंतजार कर रहा था, जबकि एक बेबस पिता अशोक अपने कांपते कदमों के साथ अंदर जाता है। वो कुछ मिनट अशोक की जिंदगी के सबसे भारी मिनट थे। जब मॉर्चरी का दरवाजा वापस खुलता है और अशोक बाहर आता है तो वो जोर जोर से रोने के बजाय एक लंबी और गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। अशोक जेपी को बताता है, इंस्पेक्टर, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। दोनों कुछ पल के लिए राहत की सांस जरूर लेते हैं, लेकिन जेपी का दिमाग तुरंत अगले सवाल पर दौड़ने लगता है। अगर वो लाशें सुमन और साहिल की नहीं थीं, तो फिर वो दोनों बच्चे इस शहर में कहां गायब हो गए। वहीं अब सुमन और साहिल की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें दिल्ली से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर बम्बई चलना होगा, क्योंकि इस केस की जड़ें दिल्ली में नहीं बल्कि बम्बई में पल रहे 2 शैतानों से जुड़ी थीं। कहानी हमें 8 दिन पीछे ले जाती है। बम्बई में हमारी मुलाकात होती है 2 ऐसे अपराधियों से जो आने वाले दिनों में भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक चेहरा बनने वाले थे। इनके नाम थे बाबू और रज्जो। इन दोनों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। रज्जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक किस्म का था। वो एक ऐसा इंसान था जिसका अपना कोई वजूद या अपनी कोई सोच नहीं थी। वो सिर्फ बाबू के पीछे पीछे चलता था और बाबू की परछाई बनकर जुर्म के दलदल में धंसता जा रहा था। लेकिन बाबू कोई आम चोर या गुंडा नहीं था। बाबू एक पक्का साइकोपैथ और बेहद हिंसक इंसान था, जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे दूसरों को दर्द देने में, खून बहाने में और खौफ पैदा करने में मजा आता था। 8 दिन पहले की बात है। बाबू और रज्जो बम्बई के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे, लेकिन उनकी नजर स्क्रीन पर नहीं बल्कि आगे बैठी सीटों पर बैठे एक मोटे और अमीर से दिखने वाले आदमी पर थी। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था और काफी शो ऑफ कर रहा था। बाबू को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब वो अमीर आदमी वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो बाबू और रज्जो दबे पांव उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाते हैं। वॉशरूम के अंदर वो बिना किसी वजह के उस आदमी को घेर लेते हैं और उसे जानवरों की तरह बेतहाशा पीटना शुरू कर देते हैं। उसके चेहरे से खून निकाल देते हैं। मारपीट करने के बाद वो उसका ब्लेजर और मोटा सा बटुआ छीन लेते हैं, लेकिन जब वो बटुआ खोलकर देखते हैं तो उसमें मात्र 6 रुपए होते हैं। ये देखकर बाबू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उस आदमी को और पीटता है और फिर दोनों किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वो एक सुरक्षित जगह पहुंचकर खाना खा रहे होते हैं तब भी बाबू का गुस्सा शांत नहीं होता। वो
वो कहता है कि इतना रिस्क और इतनी बेरहमी से पीटने के बाद उस अमीर दिखने वाले आदमी के बटुए में से सिर्फ 6 रुपए निकले हैं। बाबू झल्लाते हुए कहता है कि इस छोटी मोटी चोरी और छिछोरेपन से कुछ नहीं होने वाला, इसमें रिस्क ज्यादा है और पैसा कुछ भी नहीं। उसी पल बाबू के उस शैतानी दिमाग में एक बहुत बड़े जुर्म का बीज बो दिया जाता है। बाबू कसम खाता है कि अब वो कोई ऐसा शिकार करेगा जिससे वो रातों रात अमीर बन जाए और उसकी जिंदगी सेट हो जाए। अगले ही दिन बाबू अपनी उस खौफनाक योजना को अंजाम देने निकल पड़ता है। बाबू और रज्जो सबसे पहले एक कार चुराते हैं। बाबू को किसी खबरी से पता चला था कि शहर के एक बहुत ही रईस खानदान के लोग घर से बाहर गए हुए हैं। दोनों उस आलीशान घर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जिसे वो तुरंत पीटकर कुर्सी से बांध देते हैं। रज्जो पागलों की तरह घर का महंगा सामान, कीमती मूर्तियां और गहने समेटने में लग जाता है। लेकिन जब रज्जो सामान लेकर बाहर के पास तो वो देखता है कि बाबू वहाँ नहीं है। तभी वो बुजुर्ग आदमी रज्जो का पैर पकड़ लेता है, लेकिन रज्जो उसे लात मारकर कार की तरफ भागता है। जब रज्जो कार का दरवाजा खोलता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। कार के अंदर बाबू एक 10 साल के किशोर बच्चे को पकड़कर बैठा था। ये उसी घर का बच्चा था जिसका नाम जॉनी था। रज्जो घबरा जाता है। वो बाबू से चिल्लाकर कहता है, तू पागल हो गया है क्या? हम चोरी करने आए थे, तूने इस बच्चे को क्यों उठा लिया? इसे किडनैपिंग कहते हैं। पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। लेकिन बाबू के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बाबू कहता है, इन पीतल के सामानों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इस बच्चे का बाप बहुत अमीर है, हम इसके बदले 2 लाख रुपए की फिरौती मांगेंगे। अब हम अमीर बनेंगे। पैसों के लालच में अंधा हो चुका बाबू उस बच्चे को लेकर शहर के बाहरी इलाके की एक गंदी सी सुनसान झुग्गी में आ जाता है। यहाँ से शुरू होता है मौत का वो खेल जिसने बाबू को पूरी तरह एक खूंखार दरिंदा बना दिया। बाबू फोन बूथ से बच्चे के पिता को फोन करता है और 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग करता है। पैसे कहाँ रखने हैं, इसकी जगह तय कर दी जाती है। इधर झुग्गी में बैठा बच्चा जॉनी बहुत घबराया हुआ था। वो चालाकी से रज्जो से कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। रज्जो थोड़ा बेवकूफ था। वो बच्चे को झुग्गी के पीछे रेलवे लाइन की तरफ ले जाता है। मौका पाते ही वो मासूम बच्चा रेलवे ट्रैक के किनारे दौड़ लगा देता है। रज्जो घबराकर उसके पीछे भागता है और काफी मशक्कत के बाद बच्चे को पकड़कर वापस झुग्गी में ले आता है। दूसरी तरफ बाबू तय की गई जगह पर फिरौती के पैसे लेने पहुंचता है, लेकिन बच्चे का पिता बाबू से ज्यादा समझदार था। उसने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। उस लोकेशन पर सादे कपड़ों में दर्जनों पुलिस वाले तैनात थे। जैसे ही बाबू पैसों से भरा वो बैग उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बाबू को समझ आ जाता है कि खेल पलट गया है, लेकिन बाबू के अंदर ताकत बहुत थी। वो 2 पुलिस वालों को जोरदार धक्का मारता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो धोबियों के एक इलाके में घुस जाता है जहाँ कतार में सैकड़ों चादरें सूख रही थीं। बाबू चालाकी से गीली और भारी चादरें पुलिस वालों के मुंह पर फेंक देता है, जिससे वो उलझ जाते हैं और बाबू वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। खाली हाथ और पुलिस से बाल बाल बचकर जब बाबू वापस झुग्गी पहुँचता है तो उसके दिमाग की नसें फटने वाली थीं। उसका अमीर बनने का सपना पुलिस ने चकनाचूर कर दिया था। झुग्गी में बैठा बच्चा जॉनी लगातार जोर जोर से रो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज बाबू के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। बाबू का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और बच्चे की तरफ बढ़ता है। रज्जो समझ जाता है कि बाबू क्या करने वाला है। रज्जो अपनी जान पर खेलकर बाबू को पीछे से जकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। जब रज्जो को लगता है कि बाबू ऐसे में मर जाएगा तो वह उसे छोड़ देता है। वही यह सब देखकर लड़का डर से चीखने चिल्लाने लगता है। तब बाबू बिना किसी रहम के, बिना किसी हिचकिचाहट के उस मासूम बच्चे पर चाकू से उसकी सांसें पूरी तरह शांत कर देता है। रज्जो जमीन पर पड़ा अपनी आंखों के सामने इस दरिंदगी को देखकर थर-थर कांप रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो किस शैतान के साथ रह रहा है। अब बंबई में रुकना उनके लिए मौत को दावत देने जैसा था। पुलिस चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढ रही थी। इसलिए उसी रात बाबू और रज्जो बंबई से एक ट्रेन पकड़ते हैं और भागकर देश की राजधानी दिल्ली आ जाते हैं। कहानी वापस वर्तमान दिल्ली में लौटती है। रात भर आसमान से गिरी वो खौफनाक बारिश अब थम चुकी थी। उसी सुबह एक आम सा चरवाहा अपनी बकरियां चराते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर कीचड़ में सने हुए एक जूते पर पड़ती है। वो डरते डरते कुछ कदम और आगे बढ़ता है। वहाँ जमीन पर सुमन और साहिल की लाशें पड़ी थीं। तब चरवाहा तुरंत वहाँ से भागता है और पुलिस को खबर करता है। कुछ ही देर में पुलिस के सायरन की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। सब इंस्पेक्टर जेपी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है। वहाँ का दृश्य देखकर पुलिस अधिकारियों की भी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जेपी के दिल में दुख से ज्यादा एक भारी पछतावा था। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। पिछली रात जब भारी बारिश हो रही थी तब पुलिस का सर्च ऑपरेशन इसी जंगल से बस 200-300 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया था। जेपी सोच रहा था कि अगर कल रात उसने सर्च ऑपरेशन नहीं रोका होता, अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ गया होता तो शायद आज वो इन बच्चों को जिंदा बचा लेता। कुछ ही देर में वहाँ अशोक अरोड़ा को लाया जाता है, एक ऐसा फौजी पिता जिसने 1971 की जंग में दुश्मनों की तोपों का सीना तान कर सामना किया था। आज अपने ही बच्चों की लाशें देखकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा।
पड़ता है। उसका वो फौलादी सीना एक पल में टूटकर बिखर जाता है। वहीं जब यह खबर घर पर मोना तक पहुंचती है तो एक माँ का दिमाग इस गहरे सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। मोना इतनी सुन्न हो जाती है कि वो पहले मानने से ही साफ इनकार कर देती है कि ये उसके बच्चे हैं। खैर आखिरकार सुमन और साहिल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वही केस की बारीकियों को समझने के लिए जेपी फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर विश्वजीत से मिलने पहुंचता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो उन बच्चों की बहादुरी और कातिलों की दरिंदगी का जीता जागता सबूत थी। डॉक्टर विश्वजीत जेपी को कई चौंकाने वाली बातें बताते हैं। पहली बात, साहिल और सुमन पर किसी छोटे मोटे चाकू या रॉड से हमला नहीं किया गया था। उनके शरीर के घाव इतने गहरे थे जो साबित कर रहे थे कि कातिलों ने किसी बहुत भारी और पुरानी तलवार से उन्हें काटा है। दूसरी बात, सुमन के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसकी रिपोर्ट ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे, लेकिन इस खौफनाक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा और अहम सुराग छुपा था। डॉक्टर विश्वजीत जेपी को एक कार का टूटा हुआ साइड मिरर दिखाते हैं। जांच में पता चलता है कि यह एक फेट कार का हिस्सा है और वह कार हरे रंग की थी। और सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब डॉक्टर बताते हैं, इंस्पेक्टर, हमें क्राइम सीन और उस शीशे पर सिर्फ इन 2 बच्चों का खून नहीं मिला है, हमें 2 और अलग अलग लोगों के खून के सैंपल मिले हैं। ये सुनते ही जेपी की आंखें चमक उठती हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि सुमन और साहिल ने मरते दम तक उन शैतानों के सामने घुटने नहीं टेके थे। उन दोनों मासूम भाई बहनों ने कातिलों का डटकर मुकाबला किया था और संघर्ष के दौरान उन्होंने उन दरिंदों को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। बच्चों ने अपने कातिलों को खून से नहला दिया था। ये बात जेपी के अंदर अपराधियों को पकड़ने की आग और भड़का देती है। वो तुरंत वायरलेस पर आदेश देता है कि पूरे शहर में हरे रंग की फिएट कार की तलाशी शुरू की जाए। इधर पुलिस अपनी कानूनी उलझनों में फंसी थी। वहीं दूसरी तरफ निसार नाम की एक निडर और तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। निसार और जेपी के बीच एक पुराना इमोशनल कनेक्शन भी था जो उनके काम के बीच अक्सर टकराता था। निसार अपनी खबरी लाइन से एक दूध वाले को ढूंढ निकालती है। ये दूध वाला उस खौफनाक शाम का इकलौता चश्मदीद गवाह था। दूध वाला निसार को बताता है कि उस दिन जब भारी बारिश हो रही थी तब वो अपनी साइकिल से सड़क पार कर रहा था। तभी उसके सामने से एक हल्के हरे रंग की कार गुजरी। कार के अंदर से 2 बच्चे सुमन और साहिल जोर जोर से रो रहे थे और शीशा पीटकर मदद मांग रहे थे। दूध वाला अकेला था, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और अपनी साइकिल कार के आगे लगा दी। लेकिन उन दरिंदों ने कार रोकने के बजाय दूध वाले के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। दूध वाले का पैर टूट गया और कातिल बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भाग निकले। दूध वाले ने पुलिस हेल्पलाइन पर 4 बार फोन किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ये सच जानकर निसार अखबार के फ्रंट पेज पर पुलिस की नाकामी की खबर छाप देती है। जब जेपी ये खबर पढ़ता है तो वो निसार पर भड़क जाता है, क्योंकि उसे डर था कि ऐसी खबरों से कातिल सतर्क हो जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि सिस्टम से बहुत बड़ी चूक हुई है। दिन बीत रहे थे और पुलिस के हाथ खाली थे। एसपी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। एसपी जेपी को अपने केबिन में बुलाता है और साफ शब्दों में अल्टीमेटम देता है, ऊपर से बहुत प्रेशर है, 24 घंटे हो चुके हैं, न तुम्हारे पास वो कार है, न वो तलवार और न ही कोई मुजरिम। अगर कल सुबह तक कोई सुराग नहीं मिला तो मैं ये केस इंस्पेक्टर चौहान को हैंडओवर कर दूंगा। ये जेपी के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। वो रात को अपनी पुलिस जीप लेकर निराश मन से उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसका दिमाग केस की गुत्थियों में उलझा हुआ था। तभी अचानक अंधेरे में उसकी जीप के सामने से एक जानवर गुजरता है। तब जेपी जोर से ब्रेक मारता है और वह गाड़ी से नीचे उतरता है और उसे कुछ गड़बड़ लगता है। फिर जब टॉर्च जलाकर घूमकर इधर उधर देखता है तो उसे खाई की झाड़ियों में वही हल्के हरे रंग की फिएट कार फंसी दिखाई पड़ती है। जेपी तुरंत टीम को बुलाता है और अगली सुबह उस गाड़ी को अच्छे से जांच की जाती है, जहां मालूम पड़ता है कि पिछली सीट के नीचे से एक भारी पुरानी और खून से सनी तलवार बरामद हुई है, जिस पर लिखा था श्री मोहनलाल सोढ़ी चूर्ण वाला। जहां जेपी को अब उसे पहली बार इस केस का सबसे बड़ा और ठोस सुराग मिल गया था। जब एसपी को इस बात का पता चलता है तो वो केस ट्रांसफर करने का फैसला रद्द कर देता है और जेपी को इस चूर्ण वाला तक पहुंचने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे देता है। अगली सुबह जेपी बिना एक सेकंड बर्बाद किए पुरानी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक इलाके में पहुंचता है। यहाँ की तंग गलियों में वो मोहनलाल सोढ़ी चूर्ण वाला के बारे में पूछताछ शुरू करता है। इलाके के एक पुराने दुकानदार से उसे पता चलता है कि मोहनलाल सोढ़ी तो अंग्रेजों के जमाने के एक बहुत बड़े और मशहूर वैद्य थे। उन्होंने दवाइयां बेचकर बेशुमार दौलत कमाई थी, लेकिन उनकी मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। दुकानदार आगे बताता है, साहब उनका एक बेटा है बल्लू सोढ़ी, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ और रईस ज्यादा इंसान है। बल्लू को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अक्सर मोहल्ले के लड़कों पर गंदी नजर रखता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है साहब कि बल्लू पिछले कई दिनों से अपनी हवेली में दिखाई ही नहीं दिया है। ये सुनते ही जेपी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। गायब बच्चे, खून से सनी कार, मर्डर वेपन और अब एक लापता रईस ज्यादा। जेपी को समझ आ जाता है कि यह केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि बल्लू सोढ़ी की हवेली की तलवार और कार उन कातिलों के हाथ कैसे लगी।
इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी हमें एक बार फिर फ्लैशबैक में ले जाती है। आज से 4 दिन पहले याद है बाबू और रज्जो जिन्होंने बंबई में एक बच्चे को बुरी तरह मारकर दिल्ली भागने का फैसला किया था। दिल्ली पहुंचने के बाद ये दोनों पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में रज्जो को दिल्ली में रहने वाले अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है, प्यारे। प्यारे एक बहुत ही सीधा और अजीबोगरीब टैलेंट वाला इंसान था। वो दिल्ली के एक सस्ते से 5 स्टार बार में काम करता था। प्यारे का टैलेंट यह था कि वो अर्धनारीश्वर का गेटअप बनाकर एक ही समय में मर्द और औरत दोनों की आवाजों में गाने गा सकता था। दर्शक उसके इस टैलेंट पर खूब पैसे लुटाते थे। बाबू और रज्जो उसी बार में पहुंचते हैं जहां प्यारे अपना शो कर रहा था। शो खत्म होने के बाद जब प्यारे बाहर आता है तो उसी बार का एक रेगुलर कस्टमर प्यारे के साथ जबरदस्ती गंदी हरकतें करने लगता है। ये कस्टमर कोई और नहीं बल्कि चांदनी चौक का वही रईसजादा बल्लू सौड़ी चूर्ण वाला था। बल्लू नशे में धुत होकर प्यारे को परेशान कर रहा था। ये देखकर बाबू का पारा चढ़ जाता है। बाबू आगे बढ़ता है और बल्लू को एक जोरदार धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। प्यारे बाबू की इस मदद से बहुत खुश होता है और उन दोनों को अपने किराए के कमरे पर पनाह दे देता है। कमरे में शराब पीते हुए प्यारे बातों बातों में बाबू को बताता है, अरे वो बल्लू जो मुझे छेड़ रहा था ना, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो अंग्रेजों के जमाने के वैद्य का इकलौता वारिस है। उसके पास पुश्तैनी हवेली है और बेशुमार दौलत है। बेशुमार दौलत, बस यही वो 2 शब्द थे जिसने बाबू के अंदर सोए हुए उस लालची और खूंखार जानवर को फिर से जगा दिया। बंबई में उसका 2 लाख का सपना टूट गया था, लेकिन दिल्ली में उसे बैठे बिठाए एक रईस शिकार मिल गया था। उसी रात बाबू एक खौफनाक फैसला करता है। देर रात बाबू और रज्जो प्यारे को अपने साथ लेकर बल्लू की उस पुरानी हवेली पहुंचते हैं। बल्लू दरवाजा खोलता है और प्यारे को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन प्यारे के पीछे पीछे बाबू और रज्जो भी हवेली के अंदर घुस आते हैं। बाबू का प्लान था कि वो बल्लू को धमकाकर उससे पैसे ऐंठेंगे। जब बल्लू उन पर अपनी गंदी नीयत डालता है तो बाबू का दिमाग सटक जाता है। वो बल्लू को जमीन पर गिरा लेता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो बल्लू को तब तक पीटता रहता है जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकल आता और उसकी सांसें नहीं रुक जाती। अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक मर्डर होते देख सीधा साधा प्यारे बुरी तरह डर जाता है। वो कांपते हुए तुरंत वहां से भाग निकलता है। इधर बाबू और रज्जो हवेली में पैसों की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई बड़ा कैश नहीं मिलता। तभी बाबू की नजर हवेली की दीवार पर टंगी उन पुरानी एंटीक तलवारों पर पड़ती है जिन पर मोहनलाल सोढ़ी का नाम लिखा था। बाबू उन तलवारों को उतार लेता है। हवेली से बाहर निकलने पर उन्हें बल्लू की वो हल्के हरे रंग की फिएट कार खड़ी दिखाई देती है। बाबू कार का शीशा तोड़ता है, तलवारें कार में डालता है और दोनों उस कार को चुराकर दिल्ली की अंधेरी सड़कों पर फरार हो जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां जेपी बल्लू का पता खोजते खोजते धनीराम नाम के एक शख्स तक पहुंचता है जो बल्लू के साथ अफेयर में था। क्योंकि बल्लू को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए पुलिस को सबसे पहले धनीराम पर शक होता है। लेकिन धनीराम कहता है कि उसे बल्लू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। किसी तरह धनीराम की मदद से जेपी और उसकी टीम बल्लू के घर तक पहुंचते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब और सड़ी गली बदबू का एहसास होता है। जेपी अपनी टीम के साथ सावधानी से अंदर बढ़ता है। तलाशी के दौरान पुलिस को एक बड़े बॉक्स के अंदर बल्लू की सड़ी हुई लाश मिलती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जब जेपी दीवार की तरफ नजर डालता है तो उसे समझ आ जाता है कि हवेली में टंगी पुरानी तलवारें यहीं से चोरी की गई हैं। यानी जिन अपराधियों ने सुमन और साहिल का कत्ल किया, उन्हीं लोगों ने बल्लू का भी मर्डर किया था। जब जेपी धनीराम से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसे बल्लू की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर जानता है कि बल्लू अक्सर एक बार में जाया करता था। इधर बल्लू चूर्णवाला की हवेली में हुई हत्या और हरे रंग की कार की चोरी के बाद सब इंस्पेक्टर जेपी के दिमाग में कड़ियां तेजी से जुड़ रही थीं। फॉरेंसिक डॉक्टर ने बताया था कि कार में कातिलों का भी खून था, यानी कातिल भी बुरी तरह घायल हुए थे। जेपी तुरंत अपनी टीम को शहर के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों और क्लिनिकों में पूछताछ करने का आदेश देता है। एक छोटे से सरकारी क्लिनिक में एक कांस्टेबल जेपी को बताता है कि कुछ दिन पहले रात के वक्त 2 बुरी तरह घायल लोग आए थे। डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे के लिए कहा था, लेकिन वो बिना इलाज कराए ही घबराकर भाग गए। जब कांस्टेबल ने उनका नाम पता डायरी में दर्ज किया तो उन्होंने अपना नाम प्यारे और मोहन लिखवाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्यारे का ही घर का पता भी लिखवा दिया था। इसके बाद कांस्टेबल राठौर की मदद से एक आर्टिस्ट उन दोनों संदिग्ध लोगों का स्केच तैयार करता है। जेपी तुरंत समझ जाता है कि कातिलों ने किसी प्यारे नाम के शख्स की पहचान चुराई है। इसलिए जिस मकान में प्यारे रहता था उसके मकान मालिक को थाने बुलाया जाता है और उसे दोनों स्केच दिखाए जाते हैं। मकान मालिक उन दोनों लोगों को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन वो प्यारे के बारे में बता देता है कि वह एक बार में काम करता है और उसका स्केच भी बनवा देता है। जेपी के पास अब प्यारे का सुराग था। वो प्यारे की तलाश में उसी 5 स्टार बार में पहुंचता है जहां प्यारे अर्धनारीश्वर के रूप में गाता था। लेकिन बार का मैनेजर जेपी को जो बताता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैनेजर कहता है, सर प्यारे को तो कुछ दिन पहले पुलिस वाले पूछताछ के लिए उठाकर ले गए हैं।
जेपी हैरान था क्योंकि उसकी टीम में से किसी ने प्यारे को गिरफ्तार नहीं किया था। दरअसल बल्लू के मर्डर के बाद बाबू और रज्जो को डर था कि प्यारे उनका राज खोल देगा, इसलिए वो दोनों खुद नकली पुलिस वाले बनकर प्यारे को उठा ले गए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बाबू और रज्जो प्यारे को मारकर हमेशा के लिए चुप कराना चाहते थे। वो उसे दिल्ली के सुनसान रिज एरिया के जंगल में ले गए। तभी उन्हें एक लड़का और लड़की वहाँ रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं। जब लड़की उस लड़के को आइसक्रीम लाने के लिए भेजती है तो मौका पाकर बाबू और रज्जो लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए प्यारे के पास ले आते हैं। फिर वो प्यारे के हाथ में तलवार थमाकर लड़की को मारने के लिए कहते हैं ताकि वह भी एक गुनहगार बन जाए और बल्लू के मर्डर केस के बारे में पुलिस को कभी नहीं बताए। लेकिन सीधा सादा प्यारे डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहाँ गश्त लगाता हुआ एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस को देखकर बाबू और रज्जो उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन बेचारा प्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। फिर जेपी सीधा थाने पहुँचता है और प्यारे से पूछताछ करता है। प्यारे रोते हुए जेपी को बल्लू के मर्डर, हवेली की तलवारों और बाबू रज्जो के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। वो बाबू और रज्जो के स्केच भी पहचान लेता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे, तब प्यारे बताता है कि रज्जो की बहन की शादी सोनीपत में हुई थी, इसलिए हो सकता है कि वो दोनों वहाँ गए हों। अब कहानी 12 साल पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है। बाबू बचपन से ही एक आम बच्चा नहीं था। उसका असली नाम कुमार था। उसके अंदर बचपन से ही एक साइकोपैथ की प्रवृत्ति थी। एक दिन उसने स्कूल में एक बच्चे का सिर फोड़ दिया था, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालने का फैसला कर लेते हैं। कुमार की माँ बहुत विनती करती है, लेकिन प्रिंसिपल अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इसके बाद अपनी माँ को खुश करने के लिए कुमार कहीं से शहद चुरा कर लाता है। तभी संजय नाम का एक लड़का उसकी माँ को इस चोरी के बारे में बता देता है। अब कुमार के मन में संजय के लिए नफरत भर जाती है। बदला लेने के लिए वो मौके का इंतजार करने लगता है। जब संजय स्कूल के बाथरूम में जाता है तो कुमार चुपके से बाथरूम में लगे मधुमक्खियों के बड़े छत्ते पर पत्थर मार देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही देर में मधुमक्खियां संजय पर टूट पड़ती हैं। वो अंदर चीखता और मदद के लिए पुकारता रहता है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। इस घटना के बाद कुमार को बाल सुधार गृह यानी रिमांड होम भेज दिया जाता है। कई साल बाद जब बाबू 18 साल की उम्र में वहाँ से छूटकर घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी एक छोटी सी बहन भी है। ये सब देखकर बाबू हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ अपने इस खौफनाक अतीत वाले बेटे को देखकर डर जाती है। उसे डर था कि अगर उसके दूसरे पति को कुमार के बारे में सब पता चल गया तो उसकी नई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो बाबू को कुछ पैसे और अपने गहने देकर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। ये सुनकर बाबू अंदर से टूट जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? लेकिन उसकी माँ खामोश रहती है। यही खामोशी बाबू के अंदर सालों से जमा गुस्से को जगा देती है। इसके बाद बाबू बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और पूरे घर में आग लगा देता है। आग तेजी से फैल जाती है। उस भयानक आग में उसकी छोटी सी बहन जिंदा जल जाती है, जबकि उसकी माँ बुरी तरह झुलस जाती है। उस दिन कुमार पूरी तरह मर गया और बाबू नाम का एक ऐसा दरिंदा पैदा हुआ जिसकी प्यास सिर्फ खून से बुझती थी। अब जेपी को पता था कि वो किस स्तर के शैतान का पीछा कर रहा है। उसे जानकारी मिलती है कि दिल्ली में कत्ल करने के बाद बाबू और रज्जो वापस मुंबई भाग गए हैं। जेपी अपने सीनियर्स के आदेशों को दरकिनार करते हुए मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में जेपी बाबू की जली हुई मां से अस्पताल में मिलता है। मां जेपी से रोते हुए कहती है, इंस्पेक्टर मैंने एक राक्षस को जन्म दिया है, उसे जिंदा मत छोड़ना। इधर मुंबई में बाबू की एक गर्लफ्रेंड थी मीना, जो पेशे से एक नर्स थी। मीना को बाबू के असली चेहरे के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन मीना अखबार में सुमन और साहिल के मर्डर की खबर पढ़ती है, जिसके साथ बाबू और रज्जो का स्केच छपा हुआ था। मीना डर के मारे कांप जाती है। उसकी एक सहेली चुपके से जेपी को फोन करके अस्पताल बुला लेती है, लेकिन जेपी के पहुंचने से पहले ही बाबू मीना के स्टाफ रूम में आ जाता है। मीना डर के मारे अखबार को पीछे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन बाबू की तेज नजरें वो अखबार देख लेती हैं। बाबू समझ जाता है कि मीना सच्चाई जान चुकी है। इसके बाद बाबू जो करता है वो उसकी क्रूरता का सबसे भयानक रूप था। वो मीना के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटकता है और उसका सिर तब तक फर्श पर मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। जब जेपी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तो बहुत देर हो चुकी थी। मीना खून से लथपथ पड़ी थी और बाबू भाग चुका था, लेकिन जल्दबाजी में बाबू वहाँ एक कोट छोड़ गया था। जेपी उस कोट के कॉलर पर लगे टेलर के टैग से दर्जी के पास पहुँच जाता है और दर्जी की मदद से बाबू के पुराने दोस्त जिम्मी तक पहुँचता है। पुलिस की मार पड़ते ही जिम्मी उगल देता है। बाबू और रज्जो पुलिस से बचने के लिए आगरा भाग गए हैं। जेपी तुरंत मुंबई से फ्लाइट पकड़कर आगरा पहुंच जाता है। आगरा में रज्जो ने एक बेगुनाह परिवार को उनके ही घर में बंधक बना रखा था। बाबू और रज्जो को एक देसी पिस्तौल मिल गई थी, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। जब वो दोनों गोलियां खरीदने शहर के एक तस्कर के पास जाते हैं तो एक हवलदार अखबार के स्केच से उन्हें पहचान लेता है। वो तुरंत थाने में खबर कर देता है। अब शुरू होता है आगरा की तंग गलियों और ताजमहल के बैकड्रॉप में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चूहे बिल्ली का खेल। पूरी आगरा पुलिस उस इलाके
इलाके को सील कर देती है। बाबू और रज्जो पुलिस का घेरा तोड़कर भागते हैं। गलियों में, छतों पर और भीड़ के बीच भागते हुए वो सीधा आगरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जेपी भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसी ट्रेन के डिब्बे में कूद जाता है। डिब्बे के अंदर भारी भीड़ थी। जेपी झपट कर रज्जो को दबोच लेता है। रज्जो, जो पहले ही डरा हुआ था, रोने लगता है और कहता है कि सारे कत्ल बाबू ने किए हैं। खुद को घिरता हुआ देखकर बाबू हैवान बन जाता है। वो ट्रेन में बैठी एक छोटी सी बच्ची के गले पर अपना खून से सना चाकू रख देता है। वो जेपी को धमकाता है कि अगर उसे जाने नहीं दिया तो वो बच्ची का गला काट देगा। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच जाती है, लेकिन जेपी कोई आम पुलिस वाला नहीं था। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि सुमन और साहिल के लिए एक आग थी। वो बाबू की आंखों में आंखें डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जेपी की ये निडरता देखकर बाबू एक सेकंड के लिए घबरा जाता है। उसी एक सेकंड का फायदा उठाकर एक पुलिस ऑफिसर पीछे से हाथ पकड़ लेता है और फिर जेपी बाबू पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। जेपी बाबू को इतनी बुरी तरह मारता है, उसके चेहरे पर इतने घूंसे बरसाता है कि उस दरिंदे की भी रूह कांप जाती है। आखिरकार दिल्ली और मुंबई को दहलाने वाले वो दोनों कातिल सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और यहाँ कहानी हमें एक बार फिर उसी मनहूस शाम में ले जाती है। सुमन और साहिल जब बारिश से बचने के लिए बाबू और रज्जो की कार में बैठे तो शुरुआत के कुछ मिनट सब नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ी बाबू बैकव्यू मिरर से सुमन को गंदी नजरों से घूरने लगा। 16 साल की सुमन को इस बात का एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने घबरा कर कहा, भैया हमें यहीं उतार दीजिए, लेकिन बाबू के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। 14 साल का साहिल, जो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था, उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, गाड़ी रोको, मेरे पापा आर्मी में हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बाबू नहीं डरा। जब उन बच्चों को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो डरे नहीं, वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने उन गुंडों पर हमला कर दिया। चलती कार के अंदर एक भयानक हाथापाई शुरू हो गई। साहिल ने पीछे से रज्जो का गला पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए रज्जो ने कार की सीट के नीचे से वो पुरानी तलवार निकाल ली और यहाँ साहिल ने जो किया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साहिल ने उस तलवार को अपने नंगे हाथों से कसकर पकड़ लिया। तलवार की तेज धार से साहिल का हाथ बुरी तरह कट गया। खून की धार बहने लगी। इसी छीना झपट्टी के दौरान कार बैलेंस खो देती है और सड़क पर जा रहे उस दूध वाले को टक्कर मार देती है। बाबू कार को तेजी से भगाकर घने जंगल के अंदर ले जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाबू कार से बाहर निकलता है और सुमन को बालों से पकड़कर बाहर घसीट लेता है। साहिल का हाथ पूरी तरह कट चुका था, उसका खून बह रहा था, वो कमजोर पड़ चुका था। फिर भी वो अपनी बहन को बचाने के लिए कार से बाहर आता है और रज्जो से लड़ने लगता है, लेकिन तभी रज्जो उस भारी तलवार से साहिल पर एक जोरदार वार करता है। साहिल तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। इधर कुछ दूरी पर बाबू सुमन के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। आबरू लुटने के बाद, शरीर टूट जाने के बाद भी वो 16 साल की लड़की हार नहीं मानती। सुमन कीचड़ से उठती है, पास पड़ा एक भारी डंडा उठाती है और बाबू और रज्जो पर पागलों की तरह वार करने लगती है। वो लड़ते लड़ते अपने भाई साहिल के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साहिल की सांसें रुक चुकी थीं। अपने छोटे भाई की लाश देखकर सुमन का पत्थर जैसा हौसला टूट जाता है। वो साहिल के सीने पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी पीछे से बाबू आता है और उस भारी तलवार से सुमन के सिर पर एक ऐसा जोरदार वार करता है कि सुमन की आवाज हमेशा के लिए उसी जंगल के सन्नाटे में दफन हो जाती है। कहानी वापस वर्तमान में आती है। अदालत के बाहर लोगों की भारी भीड़ थी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, कातिलों को फांसी दो। अदालत सारे सबूतों, जेपी की इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए बाबू और रज्जो को उनके किए गए घिनौने अपराधों के लिए आखिर उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर या सस्पेंस ड्रामा नहीं है। यह हम सब के लिए, हर माता पिता और हर बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक छोटी सी लापरवाही और अनजान लोगों पर किया गया एक पल का भरोसा आपकी पूरी जिंदगी को राख में बदल सकता है। इसलिए सतर्क रहें, अजनबियों से सावधान रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।